हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ओनली ऑन द चैनल JRF अड्डा एंड JRF अड्डा ह्यूमैनिटीज़। आज फिर हाजिर हूं एक स्पेशल सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा अनकन्वेंशनल लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स डिस्कस करूँगी, जिससे आपको हेल्प मिले क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपके मार्क्स बूस्ट हो, इंक्रीज़ हो। क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। इससे पहले ये सारा मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एंकरिंग मॉडरेटिंग भी करती हूँ। 7 साल से कच्ची बस्ती के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। यूथ डेलीगेट हूँ इंडिया की एट UN ब्रिक्स, यूनेस्को एक्सेट्रा। आपको बता दूं कि 6 बजे शाम मैं आती हूँ JRF अड्डा ह्यूमैनिटीज़ चैनल पे मंडे टू वेंसडे, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। और JRF अड्डा जो अपना मेन चैनल है उस पर मैं आती हूँ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सो शाम 6 बजे टाइम आप याद रखेंगे, जहाँ पे मेरी क्लासेस होती है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको बता दें, ऑफ कोर्स लाइव फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको अच्छे से दिसंबर 2024 की तैयारी करनी है, हमारे पेपर 1 को अच्छे से और पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि पूरा हमने एनालाइज करा है, उस हिसाब से हमने फिल्टर्ड नोट्स बनाए हैं। क्योंकि अब जो पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है और उस हिसाब से हमें हमारे नोट्स बनाने हैं, उस हिसाब से हमें हमारी तैयारी करनी है विद प्रॉपर गाइडेंस। तो आप एनरोल करें, आपके सामने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐप पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। 10 साल के PYQs के साथ आपकी तैयारी चल रही है। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड इवन PhD इंटरव्यू काउंसलिंग आपको इसमें मिलने वाली है विद प्रॉपर स्टडी प्लानर। क्योंकि आपको टाइम टेबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। जाएं और एनरोल डेफिनेटली करें। तो मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ऑफकोर्स एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा कारगर रहता है MCQ में, जहाँ पे स्पेशली आपके स्टेटमेंट्स आते हैं। बिकॉज ये हमें पता है कि हम सारे स्टेटमेंट, सारे फैक्ट्स याद नहीं रख सकते। तो एलिमिनेशन मेथड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और काम भी आता है आपका पेपर सॉल्व करने में। ये कुछ ट्रिक्स या टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या होते हैं, बूस्ट होते हैं, और इन्हीं से ही सवाल सॉल्व होते हैं। जो भी आपके टॉपर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई उनको सब कुछ ही आता है, 100% पेपर की नॉलेज होती है। जितने भी उन्होंने, मान लीजिए जितने भी 70 उनके अगर क्वेश्चंस ठीक हुए हैं तो 70 के 70 उनको रटे हुए थे, 70 के 70 जितने भी ऑप्शंस उनको रटे हुए थे। नहीं, टॉपर्स यूज़ करते हैं इस मेथड का, क्योंकि उनको पता है कि यदि कंपटीशन है तो कंपटीशन के अनुसार हमें ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे वो बाकी जनता से आगे चले। टूल्स में आपको प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी और टाइम मैनेजमेंट भी बना के चलते हो आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े 5 से 6 स्टेटमेंट्स देते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। बहुत बार 1 या 2 स्टेटमेंट पढ़ के ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बताऊंगी कैसे। तो इसमें आपकी बहुत हेल्प होती है, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। हम सबके तो ऐसे ही हैं, जिसने भी पेपर निकाला है उसको पता है हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेटिंग वन ऑप्शन एंड हेल्प्स यू टू सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर। इसी बार जो रीनेट हुआ है उसी के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की क्या होगी, जानकारी होगी। इसी बेसिस पे आप जो पहले के PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो आप मॉक्स भी लगाएंगे तो उससे आप सॉल्व करेंगे। एक चीज़ याद रखो, आज से 4 से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले जो पेपर आता था वो बड़ा हम कंडीशनल लेवल पे तैयारी करते थे कि हाँ भाई, मान लीजिए यूनिट 1 है तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को ऐसे 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 पढ़ना है, इक्वालिटी को ऐसे 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 पढ़ना है, जस्टिस को एक एक पर्टिकुलर पैटर्न सॉल्व करते थे, एक कंडीशनिंग सेट थी। लेकिन अब क्या है, पेपर का लेवल और पेपर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब आपको कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पढ़ाई भी स्मार्ट होनी ज़रूरी है, राइट। लेवल बढ़ गया है, आपको इन सब टूल्स के माध्यम से ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो आपके सामने जैसे कि एक सवाल है, पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज़ अ मिथ रादर देन अ रियलिटी। तो अब इसमें हो सकता है क्वेश्चन ही सबसे पहले समझना है, कुछ ऑप्शन समझना है। तो आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऑप्शन बी पे जाएंगे, चाइनाज मैसिव एड टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज अंडरमाइंस इट्स क्लेम टू अ पीसफुल राइज। ये ऑब्वियसली क्या है, गलत है। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है कि जो उसका पीसफुल राइज का मुद्दा है या क्लेम है, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज की मदद करके, हेल्प देख के पीसफुल राइज का क्लेम क्या है, दब जाता है, कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है।
मैसिव एड एशियन अफ्रीकन कंट्रीज से, तो पीसफुल राइज जो है चाइना का जो क्लेम है कि वो पीसफुली राइज करना चाहता है, वो तो ऊपर ही उठा ना, अंडरमाइन नहीं हुआ, ठीक है, अंडरमाइन नहीं है, ओवरमाइन हुआ है, राइट। सो बी ऑप्शन आपका जैसे आप हटाओगे, बी ऑप्शन हट के आपके 1 और 4 रह गया। अब उसके बाद बी ऑप्शन के बाद आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन कंट्रीज वायलेट्स इट्स क्लेम टू द पीसफुल राइज। ऑब्वियसली पीसफुल राइज का ये मतलब तो है नहीं कि आप हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट करोगे। चाइना यदि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की मदद कर रहा है या सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना पीसफुल राइज नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है उसका पीसफुल राइज का क्लेम, राइट। पीस का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि सारी कंट्रीज हैव टू बी डेमोक्रेटिक ओनली, चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। सो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, एंड यू ऑटोमेटिकली गेट विद ए, डी और ई, राइट। सो चाइना परस्यू वॉरियर वॉल फॉर डिप्लोमेसी, ऑफकोर्स इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द पीसफुल राइज। चाइना के भी एनाकोंडा स्ट्रैटेजी भी है, जिसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था JRF अड्डा ह्यूमैनिटीज चैनल पे, जो ताइवान को घेरने में लगा हुआ है, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द पीसफुल राइज। चाइनाज असर्शन एट द 9-लाइन, 9-लाइन कहाँ पर है, आपका साउथ चाइना सी में है, ठीक है। देखो ये जो भी ऑप्शंस में चीज़ें पूछी गई है, इनको अलग से गूगल भी करना और इनके नोट्स बना लेना, ऐसे ही आप MCQ सॉल्व करते हो, क्योंकि कल को किसी भी वे में सवाल आ सकता है आपके, सीधा सीधा MCQ से ये जो ऑप्शंस हैं इनसे सवाल बन सकता है, राइट। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने देखो, जब भी मैच द फॉलोइंग आते हैं, इसमें से यदि आपको एक या दो भी पकड़ लेते हो ना, तो आपका मैच द फॉलोइंग सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम जो UGC नेट पॉल साइंस के मैच द फॉलोइंग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, चलो पहले सेकंड ऑप्शन पे जाओ, द अचीवमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन टर्म कहाँ सुनते हो आप, हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन, ठीक है। बी का 4 आ गया, ठीक है, बी का 4 आते ही ऑप्शन 4 अपन को मिल गया, एक ऑप्शन सॉल्व करा एंड वी गेट द ऑप्शन 4, फिर भी और चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, बच्चे सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, ए में चलते हैं। पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो किन और कैसे लोगों को क्या बोलते हैं रूल करना चाहिए, एरिस्टोटल ही बात करता है, ठीक है। उनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी है, उनकी थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन भी है, राइट, उसमें एरिस्टोटल बात करते हैं। इसके अलावा यदि आप ऑप्शन डी देखोगे, फ्रीडम, राइट, सिटीजनशिप ऑफ विमेन एज वेल एज मैन, कौन बात करेगा, दो ही हमारी फीमेल थिंकर्स हैं, एक तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है और एक है एना हारेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हैना अरेंट बात करेंगी या फिर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। विमेन एज वेल एज मैन, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट बात करेंगी, फेमिनिस्ट है, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हम इनको देखते हैं। तो ये डी का 1 आते ही आपका ये सॉल्व हो गया, सो 4 इज योर ऑप्शन, ओके। देन आपसे पूछा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ आपके लिए ऑप्शंस आए हैं। अब जैसे कि यदि आप सी ऑप्शन देखोगे, इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्रीज, क्या कोई भी कंट्री ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम तो फ्रेंडली कंट्रीज को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेजेंगे, इट्स नॉट राइट एंड इट कांट हैपन कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को दे देंगे। दूसरा आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी, देखो सी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया अपन ने, 2 और 3 आपका गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, इंडिया विल एक्सटेंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया। वही बात हो गई कि यदि इंडिया खुद ही कह दे कि नहीं भाई हम तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बांटेंगे आसपास की कंट्रीज में, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, ये इंडिया का क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी इंडिया का ये कहता है कि हम जो ये प्रोलिफरेशन है इस लेवल पे, जो एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वी बिलीव इन पीस, राइट। सो ऑटोमेटिकली आपका डी ऑप्शन भी हट जाता है, तो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो ये अटपटे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। बाकी हमें पता ही है, नो फर्स्ट यूज हम फॉलो करते हैं, हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। और मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, जो सबसे फर्स्ट ही जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया का, जो प्रिंसिपल है, वो ऑप्शन नंबर ई है। सो वेरी इजी सवाल, इसमें यदि आप एक या दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर जाते हो तो इजीली आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पहले तो ये भी देखना हमेशा नॉट करेक्ट पूछे, केयरलेसनेस में भी बहुत सारे मार्क्स गवा देते हैं बच्चे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब देखो ये तो बेसिक है, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पहली चीज़, ठीक है। फिर भी मैं ये सवाल ले आई हूँ क्योंकि बहुत बार ना इन ऑप्शंस में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, दिखने में ही सवाल बेसिक से आता है लेकिन कंफ्यूजन फिर बच्चे को हो जाता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये तो करेक्ट है। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लाने का मतलब क्या है कि हम गवर्नमेंट पे क्या लगाएं, एक तरह से रोक लगाएं, पहली चीज़। दूसरा, ऑफकोर्स हमें सरकार को क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो ये दो ऑप्शंस तो अपने रह गए। फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नाम में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, डेफिनेटली ऑप्शन भी करेक्ट है। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। देखो ऑप्शंस बहुत बार क्या होते हैं, ऑपोजिट्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी एक ही सही हो सकता है। यदि लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है तो टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं करेगा। टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? दैट द टोटलिटी ऑफ पावर, टोटल पावर ऑफ एवरी डायमेंशन इज विद इन द हैंड्स ऑफ वन सिंगल पर्सन और द ओलिगार्की, उसको टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कोई भी जो एंटी ऑप्शंस होते हैं दोनों के दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी एक सवाल उसमें से सही होता है, राइट। सो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे ये सवाल आपके लिए बना है। अब इसमें यदि आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, दैट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रियल एग्जीक्यूटिव इज विद द प्रेसिडेंट, सीधा सीधा आपका ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी मैंने डिलीट करा, आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 गायब, ठीक है। देन आपका ई, ब्यूरोक्रेसी प्लेज द मिनिमलिस्ट रोल इन द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी का हमें पता ही है कि इंडिया में कितना बड़ा रोल है, ठीक है। रियल ये अपना जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो मिनिमलिस्ट रोल तो डेफिनेटली ये प्ले नहीं करता है, बहुत मैक्सिमम लेवल पे रोल ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है, राइट। सो ऑटोमेटिकली देन यू गेट द ऑप्शन नंबर 3। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्शन देखेंगे, नेटो इज अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड बाय यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज, हम जानते हैं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कोल्ड वॉर में यही पढ़ते हैं 1949। फिर वार्सो पैक्ट हमें पता है 1955 में यूएसएसआर ने एज अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला ही बनाया था इन रिस्पॉन्स टू द नेटो। वेरी इजी, सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल है। तो ए और बी तो आपके करेक्ट हो गए, जहाँ पे ए और बी नहीं है उस ऑप्शन को अपन कर देंगे एलिमिनेट। अब गाओ, सार्क वॉज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया, क्या ऐसा है? क्वेश्चन मार्क। क्या क्वाड वॉज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, नाम में सिक्योरिटी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ क्वाड इज अ सिक्योरिटी डायलॉग। पर क्या सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन है, क्या वो सिक्योरिटी के लिए बनाया था? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसमें हम बहुत सारे लेवल पे कोऑपरेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सार्क है इसके बहुत सारे 4 से 5 सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बार सीधा रीनेट में से पूछे गए हैं। शिफ्ट 2 में तो इनके प्रेसिडेंट्स भी पूछे गए, थीम्स ऑफ द ईयर्स भी पूछी गई हैं, राइट। देन आसियान, अब आपका सी एलिमिनेट हो गया। सी एलिमिनेट होते आप सीधा सीधा पहुंच जाते हो ऑप्शन नंबर 1 में। फिर भी और देख लो, आसियान इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। इट्स अ पॉलिटिकल सिक्योरिटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, राइट। एंड ई भी आपका गलत है, यूरोपियन यूनियन इज नॉट ओनली द सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली नॉट, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। फिर अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इज स्टिल द सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे अमेरिका की क्या हो रही है? तारीफ हो रही है, पॉजिटिविटी कुछ पूछा है इसके बारे में। यदि सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड है और करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, यूएसए इज द मोस्ट इनडेटेड कंट्री, मतलब यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप, डेट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा दुनिया में डेट में कंट्री यूएसए है। पहली चीज़ तो ये फैक्ट भी गलत है। इसके अलावा यदि सबसे ज़्यादा डेट में है तो सोल सुपर पावर कैसे हुई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। यस, यूएसए का डेट बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन वो एक कारण नहीं है यूएसए को सुपर पावर बनाने में। तो आप जैसे ही ऑप्शन सी गलत करते हो 1, 2 और 4 ऑटोमेटिकली हट जाते हैं और ऑप्शन नंबर 3 आपके पास रह जाता है, विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन इंडियाज डायस्पोरा जो है, इंडिया के जो डायस्पोरा हैं, ठीक है, जो इंडियंस बाहर रहते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, दे आर द असेट फॉर द कंट्री। एक पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव बात हो रही है। देखो, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है ना तो उसके ऑप्शंस भी पॉजिटिव ही होते हैं। ये भी एक देखो मेंटालिटी है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है। डायस्पोरा से स्ट्रैटेजिक असेट पूछा है तो पॉजिटिव बात चल रही है डायस्पोरा के बारे में, ठीक है। तो इसमें यदि आप ऑप्शन नंबर बी देखते हो, बी देखो, इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स हैव गिवन बैड नेम टू इंडिया। ये हम कैसे क्लेम करेंगे कि हमें बैड नेम मिल गया है? कहाँ से कौन सा फैक्ट आया, कौन सा डेटा आया? ये तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें बैड नेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको अपन सही नहीं मान सकते। बी ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर देंगे और ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन नंबर 1 पे पहुंच जाते हो, ठीक है। ऑफकोर्स फिर बाकी के जो है, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंस अपन को मिलता है, प्लेड अ की रोल इन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इंडिया ट्रेंड इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटल इन आईटी रेवोल्यूशन, जो सिलिकॉन वैली है, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे हैं, हमें पता ही है, इंजीनियर्स वहाँ पे है, डायस्पोरा इज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर टू इंडिया, ये सब ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, राइट। ये लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंस, ये भी अपन फैक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन
जो ऑप्शन नंबर बी है, इट्स अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इट्स यू कैन प्रूव इट कि ऐसे बैड नेम हमें मिला है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैड नेम? तो एक ऑप्शन डिलीट कर दिया आप ऑटोमेटिकली, देखो 5 में से एक सीधे सवाल पे आप आ जाते हो, ठीक है। देन फिर से देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हो गई, तो जो पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। सो पहले तो आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट। देखो रिपीट हुआ ये सवाल, अभी इससे पहले आया था, ठीक है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए और बी आपका करेक्ट हो जाता है। अब ए और बी आपका करेक्ट है, तो ये तो सारे ऑप्शन में ए और बी है ही। वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, क्या प्राइम मिनिस्टर फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है? बिल्कुल नहीं है, सी गलत हो जाएगा, सी हटा दिया अपन ने। वन वेयर देर इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज ऑलवेज, और वन वेयर देर इज ऑलवेज लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा नहीं, ऑलवेज एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये जनरली आप देखोगे गलत होता ही होता है। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या ऑलवेज लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज होता है? और ये दोनों देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं, राइट। सो ये आपका सी डी ई ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे भी आप ध्यान देंगे तो उससे भी आप काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब आपका देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इंडिया हैज साइंड सीटीबीटी, सबसे बच्चों वाला सवाल है, सी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हट गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 हट गया आपका, ठीक है। अब अपन देखेंगे इंडिया हैज साइंड RCEP, जब अपन आसियान पढ़ते हैं, ठीक है, जब अपन आसियान पढ़ते हैं उसके बाद अपन RCEP देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि इंडिया ने खुद को पुल आउट कर लिया था RCEP में से। क्यों कर लिया था? क्योंकि हमें लोकल जो डेयरी वर्कर्स हैं हमारे, या जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना था इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, ठीक है। तो इसलिए हमने इससे क्या कर लिया था, पुल आउट कर लिया था। तो ए और सी आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स इंडिया सपोर्ट्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी एंड वी रिफ्यूज टू साइन NPT। इसमें पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को आप थोड़ा एक्स्ट्रा में देख लेना, CBDR जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये क्या है और किस ट्रीटी के अंतर्गत है, इसको भी आप देख लेना इस ऑप्शन में से। और आपको बता दूं, आपको लाइव फाउंडेशन बैच की ऐसे ही ट्रिक्स टिप्स के साथ, फिल्टर्ड नोट्स के साथ, जो कि ज़रूरी हैं, अपन को PhD नहीं करनी है, अपन को उतना ही पढ़ना है जितना अपन को MCQs में मदद मिले और हम पेपर क्लियर करें, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम ऑल्सो। टाइम इतना नहीं बचा है तो हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी से तैयारी करनी है। पेपर 2 का फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, 5th यूनिट हमारा चल रहा है। अभी आप ज्वाइन करते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी और रोज़ आपको लाइव वीडियोस भी मिलने वाली हैं विद ऑफ कोर्स 10 years ऑफ PYQs एंड एवरीथिंग दैट यू विश फॉर, राइट। सो आप अभी जाए, ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिलने वाली है। ऐसे ही एक और सवाल आपके सामने मैं लेकर आती हूँ कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्या क्या है। नाम में डेवलपमेंट है, पॉजिटिव है, तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ एजेंसीज इज द डेवलपमेंट। नो, डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। यदि आप सेंट्रलाइज कर दोगे पावर तो डेवलपमेंट और ये एंटी हो जाएंगे ना, ठीक है। सेंट्रलाइज करना कहीं से भी इसका सोल्यूशन डेवलपमेंट लाने का नहीं है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ एजेंसीज को कम कर देना, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ए आप सीधा सीधा यहाँ से डिलीट करते हो और आपके पास ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, राइट। एंड इसके अलावा ई जो है, रेगुलेटिंग द एजेंसीज दैट डील विद कमर्शियल एक्टिविटीज। रेगुलेटिंग, कहीं पे भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आप लगाते हो तो वहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस में रुकावट आती ही आती है। सो ई ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। लेकिन यदि आप सिर्फ ए से भी सिर्फ पता कर लेते हो कि दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ए डिलीट करा, ऑप्शन नंबर 1 गलत, 2 गलत और 4 गलत, सीधा आपके पास जवाब आ गया ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही देखो, अम्बेडकर जी के बारे में सवाल आया, BR अम्बेडकर, ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, राइट। अब इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे डायरेक्ट, ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कभी सुना है BR अम्बेडकर? अपन इतना ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, कभी सुना है दैट अम्बेडकर जी कभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बने और बने भी हैं, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। लॉ ऑफिसर सुना था, सिविल सर्वेंट पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं पढ़ा अपन ने, राइट, क्योंकि वो थे ही नहीं, ठीक है। MC सेतालवद जो थे, सेतालवाड, ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन 1950, राइट। तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया, 3 गलत हो गया और 4 गलत हो गया और इसी के साथ डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया।
तो अगर आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करी थी या सोशियोलॉजी करी थी, अगर आपको कन्फ्यूजन किसी भी अगर आप और भी ऑप्शंस में आ गया, मान लो नहीं याद रहा ज्योतिबा फूले वाज एज आइडल, नहीं याद रहा, पर आप अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हो, ये वाला सी वाला, ठीक है, वो आपका करेक्ट, बाकी एलिमिनेट करके आप ऑप्शन नंबर 2 पे सीधा से पहुंच जाते हो। और ऐसे ही ये आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं आपको पांचों स्टेटमेंट्स इसमें पता हो, लेकिन यदि एक स्टेटमेंट भी आपने गलत बता दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो यू कैन ईजिली सॉल्व द होल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर डी, अब ऑप्शन नंबर डी कहता है जॉन लॉक का क्या आइडिया ऑफ जनरल विल, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्यों? क्योंकि जनरल विल का आइडिया दिया है रूसो ने, ये तो हम बेसिक्स में पढ़ते ही हैं, राइट। सो जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर डी हटाया, 3 गलत, 2 गलत, 1 गलत, सीधा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बचता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर आपको इसमें क्या बताने हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, इनकरेक्ट, ठीक है। अब इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं देखो। अब यदि आप बी पे जाते हो, दीनदयाल उपाध्याय अपोज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल, डायरेक्ट सवाल है, गलत सवाल है, क्योंकि ही सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये तो पढ़ते ही है ना। फिर इसके अलावा आपका है फेडरलिज्म वॉज बोरोड बाय द फ्रेमर्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यस। फिर इसके बाद आपका क्या है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइडेड 45% रिजर्वेशन टू वुमेन, 45% सुना है कभी, या तो 30%, 33%, ये भी चलो फिर भी समझ आता है, पर 45% बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑब्वियसली फेडरलिज्म हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऑब्वियसली नहीं लिया। अब आप बताएंगे अपने फेडरलिज्म कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, इज इट कैनेडा, इज इट यूएसए, व्हाट इट इज, विच कंट्री इज दैट, राइट। सो बी, सी और ई आपका इनकरेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं, ओके। देन सिमिलरली इसमें आपका आता है, ये भी एलिमिनेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर सी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसमें लिख रहे कबीर दास जी जो थे आपके, ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर, यहाँ तक ठीक है, इन एंशियंट इंडिया। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये सवाल आपका, ये ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। पहली चीज़ सी गलत हुआ, 1 गलत, 2 गलत, 4 गलत, डायरेक्ट आप पहुँच गए ऑप्शन नंबर 3 पे, पहली चीज़। दूसरा, कबीर दास जी, yes he was a social reformer, but he was a social reformer during the medieval period. मिडाइवल पीरियड के टाइम पे ये थे, एंशियंट इंडिया के टाइम पे नहीं। जब एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तब हम बात करते हैं आपके अशोका की, अशोका गुप्ता पीरियड, ये सारा कुछ इसमें आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आपका जो धनानंद, ये सब जो है नंदा डायनेस्टी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एंशियंट इंडिया जैसे ही आपने पकड़ लिया, ये टर्म आपने पकड़ लिया, सी डिलीट करो, ऑप्शन नंबर 3 पे आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो। सो ये सेशन आपके लिए स्पेशल बनाया गया जिससे आपको बताया जाए कि MCQs कैसे सॉल्व करने चाहिए, कहाँ पे आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, वी नीड टू गो फॉर द स्मार्ट वर्क टू सॉल्व दैट पेपर, राइट। सो लाइव फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का, और आप इन 2 हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आपको मिल जाएगी। एनरोल करें, बिकॉज आपको इस बार अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, PhD काउंसलिंग, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। 10 साल के PYQs, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स एंड वॉट नॉट, अलॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टडी प्लानर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सभी का जो दिसंबर का पेपर है बहुत क्रूशियल है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मदद मिलने वाली है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे आपको मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेयर्स, और आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है JRF अड्डा है तो मुमकिन है। सो ऐप डाउनलोड करेंगे, इस पे आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने है, इसको डाउनलोड करें ऐप को और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, आपको सारी अपडेट्स रियल टाइम मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू। आई विल कम अगेन विद अ स्पेशल सेशन। आपको फिर भी बता दूं, कल मैं आ रही हूँ लाइव JRF अड्डा मेन चैनल पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से 2 फायदे होते हैं, एक तो अपडेटेड है तो प्रैक्टिस होती है, नंबर 2 अपन एक क्वेश्चन से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू टुमारो 6 PM एट JRF अड्डा मेन चैनल। थैंक यू।